सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ जी, देखिए सखी सहेली के पिटारे में आज हर दिन की तरह भी अलग अलग चीजें। हमने तो सोचा तो मुस्कुरा के निकाल दोगे बस। नहीं 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 भाई श्रोताओं ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अक्सर जब इनसे कुछ बात करो तो ये मुस्कुरा देती है और हमारे श्रोताओं को पता ही नहीं चलता, ये अभी भी मुस्कुरा रही हैं। चलो पिटारा खोल दो, फिर बता दो क्या क्या है। बुआ जी, देखिए अब देखिए गर्मियाँ आ रही हैं। अच्छा, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चला था। स्वेटर उतरा, हमें लगा कि ऐसे ही उतार दिया हमने धोने के लिए। तो जो कटौती है जी, वो सब शुरू हो गई है, पानी की। अच्छा, हाँ, वो शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो इस पर भी ध्यान देना है, तो इस पर आज बात करेंगे। और देखो भाई, कटौती हो या नहीं हो, पानी की बचत करना तो हमारी जिम्मेदारी है और इस पर बराबर हमें बात करते रहना चाहिए और सिर्फ बात नहीं, उस पर अमल भी करना चाहिए, है ना? और अगर पेट भरा हो तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। और व्यंजन की बात नहीं करते। हाँ, नहीं पेट भरा रहे तो इसलिए आज व्यंजन की भी बात करेंगे। अच्छा, ऐसा हमें लगा कि तुम कहोगे पेट भरा रहता है तो हम लोग कोई खाने की बात नहीं करते हैं, है ना? नहीं जी करते हैं। तो आज व्यंजन की बात करेंगे और साथ ही साथ बुआ जी, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ काम करने का मन नहीं करता। कभी कभी मतलब अभी तो हमें ऐसा लग रहा है, मतलब चलो ठीक है, पहले विषय बता दो तुम। क्या जब आलस सताए तो फिर क्या करना चाहिए? अगर ये विषय है तो हमें लग रहा है अभी हम बुरिया बिस्तर लपेटे अपना और पतली गली से निकल जाए। इतना आलस से आ रहा है। हाँ, लेकिन भाई दिन ऐसा है कि आज इस पर तो बधाई बनती है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो हमारे सभी श्रोताओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और ये विज्ञान दिवस के माध्यम से ही ये जो राष्ट्रीय नेटवर्क है हमारा और आपका मिलन का जो ये मंच है, हम मुलाकात करते हैं, ये विज्ञान की ही देन है। हमारे साथी समझ गए होंगे, विविध भारतीय राष्ट्रीय नेटवर्क से जो हमारी मुलाकात है और आपसे जो हम मुलाकात करते हैं, इसके माध्यम से ये सब विज्ञान के ही माध्यम से हो रहा है जी। और बढ़िया बढ़िया गीत भी तो सुनते हैं बुआ जी, सब कुछ। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं। हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसमें विज्ञान से होने वाले लाभ के प्रति समाज में जागरूकता लाना और वैज्ञानिक सोच को जन जन में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय विज्ञान और जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, इसके साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में ये दिन प्रत्येक 28 फरवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, हमारे देश के महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को प्रकाश के विकिरण की घटना का निरीक्षण किया, विश्लेषण किया और गहन अध्ययन और शोध को लेकर जो निष्कर्ष निकाला उसे प्रमाणित भी किया और हम सबको इसकी जानकारी दी। और इनके खोज को रमन इफेक्ट कहते हैं या रमन प्रभाव कहते हैं। इसलिए आज का दिन इस महान खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखो ऐसा है कि ये जैसे अभी तुमने बताया और हम लोग बात भी करते हैं कि जागरूकता फैलाना, अक्सर हम वो सब चीजें प्रयोग में तो लाते हैं लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये विज्ञान की देन है। जी जी। तो वैसे कहते हैं ना बुआ जी कि कभी कभी जैसे पहले के लोग हुआ करते थे तो कई बातों पर सोचा करते थे, तो अगर थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करें तो फिर ऐसे ही होता है। तो सीवी रमन ने अपनी खोज में ये साबित किया कि अगर कोई प्रकाश किसी पारदर्शी वस्तु के बीच से गुजरता है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा विक्षेपित हो जाता है, जिसकी वेवलेंथ में बदलाव होता है इसी वजह से, और इस खोज को रमन प्रभाव कहते हैं। तो जो इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया और ये कह सकते हैं कि प्रथम व्यक्ति थे एशिया के जिन्हें सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। आधुनिक विज्ञान के इस दौर में चुनौतियों का सामना करने और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान के महत्व को समझना जरूरी है। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली यानी तमिलनाडु में हुआ और जो एक भौतिक विज्ञानी थे और प्रकाश विकिरणन और
उसके द्वारा विकसित स्पेक्ट्रोग्राम का उपयोग करते हुए रमन प्रभाव की खोज के लिए जाने जाते हैं। हम सब उन्हें याद करते हैं और आज के दिन विशेष तौर से याद करते हैं। रमन भारतीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। भाई जब संगीता बिटिया जब उन्होंने नोबेल की बात कर ली तो बाकी सब भी मिले तब वो वहां पहुंचे। रॉयल सोसाइटी के फेलो रहे वो, और भी नाइट बैचलर मिला, नोबेल पुरस्कार तो बताया ही तुमने, भारत रत्न भी दिया गया, लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया उन्हें और मॉन्टेस्क्यू मेडल भी मिला उन्हें। तो ऐसे तमाम पुरस्कार मिले। और हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि विज्ञान पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। कभी कभी जब हम नहीं जानते तब भी हम अपने दैनिक जीवन में विज्ञान और उनके अनुप्रयोगों का उपयोग करते होते हैं। स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान और उनके प्रयोगों में किस तरह से हमारे जीवन को सरल बनाया है। इसने हमारे लिए चीजों को कितना आसान बना दिया है। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, वैज्ञानिकों के प्रयासों को भी स्वीकार किया जाता है। तो यही सारी बातें लगभग हमारे सभी साथियों ने लिखी हैं। तो इसी विज्ञान की जो देन है उस माध्यम से हमें एक गीत पहुंचा दें अपने साथियों तक। जी बिल्कुल। अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे, तेरे ये हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे। ये सोच लिया था पहले ही तुम्हें अपना बना कर छोड़ेंगे। अब राहें जिंदगी की हो जाएगी सहल, ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल। कहीं बीत न जाए बातों में, ये हंसता हुआ रंगीन समा कहीं बीत न जाए बातों में। ऐ जाने वफा तकदीर मेरी है आज से तेरे हाथों में। भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल। तो रंगों की दुनिया में तुमने पहुंचा दिया हम सबको। और विज्ञान की जो बात है वो वाकई हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग में लाते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते।
और हमारे साथी लिख रहे हैं कि देश के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच का प्रसार आवश्यक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसे आयोजन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। विज्ञान के द्वारा ही हम समाज के लोगों का जीवन स्तर अधिक से अधिक खुशहाल बना सकते हैं। विज्ञान दिवस के विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हर चीज को हम प्रमाणित करके देखते हैं, या जब तक कि उसका प्रमाण न मिले हम उस पर विश्वास नहीं करते। और बुआ जी उससे फायदा भी हो जाता है ना, हाँ, कि प्रमाण होता है तो फिर उसको अलग अलग तरह से भी देखा जाता है कि ये चीज किस तरह से होती है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अनुकरण नहीं करना चाहिए। विज्ञान हमें ये सिखाता है, जब तक कि हम उसको तर्क की कसौटी पर न देख लें। रोजमर्रा की जिंदगी में भी है ना संगीता, देखो ऐसा होता है कि हम कुछ भी किसी ने कहा, मान लिया अरे इसके खाने के बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, और वहाँ ऐसा होता है, इस रंग में ये होता है, उस रंग में ये होता है, ये अपशगुन होता है, ये शगुन होता है जी। इन सारी चीजों को तर्क की कसौटी पर कसना हमारी जिम्मेदारी है, और ये विचारधारा हमें कहीं ना कहीं विज्ञान देता है। जी जी। और बड़े सारे सवाल भी रहते हैं बुआ जी कि अगर पानी में नाव चल रही है तो भाई कैसे चलती है, डूबती क्यों नहीं है, इतने सारे लोग बैठ जाते हैं तो लेट गए तो फिर देख रहे सुई डूब जाती है और बड़ा सा जहाज जो है वो जहाज चलता रहता है, चलता रहता है, और पटरा भी चलता रहता है। पटरे को भी अगर डाल दिया जाए, पटरा तो नहीं, लेकिन लोहे की जब बात आती है कि इतना लोहे का जहाज होता है, वो तैर रहा होता है, पानी की सतह पे होता है जी, तो कहीं ना कहीं उसमें विज्ञान छुपा है। और बच्चों को इसके प्रति प्रेरित करना कि वो भी जिज्ञासु हो और उसके तर्क को समझे कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे की कौन सी तकनीक है। और जो बुआ जी आप कह रही थी कि इंद्रधनुष भी है, जब निकलता है तो इतना सुंदर लगता है, तो ये भी बच्चों में बड़ा एक कौतूहल का विषय होता था कि ये इतना सुंदर कैसे दिखता है, इसमें अलग अलग रंग कैसे होते हैं। तो एक खोजी जो कहते हैं ना कि हाँ प्रवृत्ति होती है, वो बचपन से ही होती है और उसके पीछे उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझें, ये ना समझें कि ऐसा ऐसा कुछ होता है तो इसलिए हो जाता है। कोई ऐसी चमत्कार वाली चीज नहीं है, ये बाकायदा प्रकृति का जो भी बना हुआ है, बादल में कितने पानी के कण होंगे और किस तरीके से सूर्य उस पर पहुंचेगा और उसकी कैसे जो रोशनी है वो कैसे विकिरण उसका होगा, उस आधार पे निर्धारित होता है और कितना सुंदर इंद्रधनुष आ जाता है। जी जी हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं। जब पानी की बात आती है तो वो भी वही है ना बुआ जी, वैज्ञानिक उसमें भी है ना, लगे हुए विज्ञान है। और हम सबके जीवन के लिए बहुत जो मूलभूत जरूरतें हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण पानी भी है। तुरंत पानी की बात आती है तो झरने याद आ जाते हैं, नदियां याद आ जाती हैं, है ना, घर का नल भी याद आ जाता है। हाँ, नल तो बहुत याद आता है क्योंकि उसको तो पहले दुरुस्त कराना पड़ता है ना बुआ जी, कराना पड़ता है, लेकिन जब बहता रहता है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, नल खोल देते हैं और पानी बहता रहता है। तो इस बारे में आज हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे अपने साथियों का कि कहाँ कहाँ हम पानी की बचत हम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम उनको नष्ट करते हैं ना। जैसे क्योंकि गर्मी जैसे तुमने कहा शुरू हो ही गई है, तो हम ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो बहाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो थोड़ा सा किफायत किस तरह से रखें, जैसे हमने पहले ही कहा कि नल जो है उसको बंद करें, और अगर जैसे टोटी खराब हो गई है कहीं से, उसमें से पानी निकल रहा है तो उसकी मरम्मत समय से करवा दें। जी जी। और जो जलाशय होते हैं उन्हें भी साफ सुथरा रखें, क्योंकि पानी की जो सप्लाई होती है बुआ जी वो वहीं से होती है, तो साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक मतलब नल वगैरह की बात है, तो अगर नल से तो पानी लेकर के नहाते ही हैं हम लोग, लेकिन बुआ जी उसकी जगह अगर शावर वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो उससे काफी कम पानी जो है शावर से बहुत ज्यादा पानी प्रयोग में आता है। हाँ, वो नहाने में अच्छा लगता है वही तो ज्यादा नहा लेते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अच्छा ये है कि अगर बाल्टी में रख के मग्गे से नहाया जाए तो पानी कम होता है नष्ट। तो इस बात का ख्याल रखें। और जी जी बिल्कुल, वाटरिंग कैन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वो झरने जैसा जो होता है ना, पानी देने वाला पौधों को हाँ, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हजारा कहा जाता है। अच्छा जी जी। तो हाँ, तो खेतों में अगर 30 से 40% पानी की बचत होती है अगर आप ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकल इरिगेशन जिसको कहते हैं उसको अपनाते हैं। मतलब भाई अब जैसे हम लोग ने हजारे की बात की, वो हम घर में तो कर सकते हैं प्रयोग में लाके कि वो बाल्टी आती थी जिसमें वो लगा होता था, टोटी जैसी, और उसमें फुहारा लगा होता था। लेकिन ये खेत के लिए नहीं संभव है। लेकिन ऑटोमेटिक जो होता है, पाइप लगी होती है, उसमें बीच बीच में स्प्रिंकल्स लगे होते हैं और वो बिल्कुल बारिश जैसे होती है
है वैसा करते हैं तो उसमें दूर तक अच्छे से फुहार से पड़ता है पानी, तो वो बहुत लाभदायक होता है। और ऐसे तो आप मिट्टी में डाल देते हैं तो धीरे धीरे दूर तक पहुंचता है और दूर तक पहुंच भी नहीं पाता है, वो नीचे चला जाता है। जबकि पौधों को ऊपर से भी जरूरत होती है, तो जाहिर है कि 30 से 40% पानी अगर बचाना है तो स्प्रिंकल का इस्तेमाल करें। और घर में बहुत सारी और भी चीजें हैं, हम अक्सर जो पीने वाला पानी है उसको पूरा बहा देते हैं रोज और फिर ताज़ा भर लेते हैं। ग्लास में भी पानी देते हैं, तो अगर आपको, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, कम लगती है अगर एक बार में, तो आप आधा गिलास ही पानी लें। और मेहमानों के लिए कभी कभी संगीता बेटिया क्या होता है ना कि खराब लगता है कि क्यों इतना कम पानी दिया है, तो छोटी गिलास रखें, है ना, और उन्हें ठीक ठाक मात्रा में जो सही है वो वैसा दें, और उन्हें जरूरत पड़ेगी तो एक बार और दे दें, है ना। हाँ बिल्कुल। तो इसके अलावा जैसे जो कपड़े वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं बुआ जी, तो वॉशिंग मशीन में एक साथ अगर धुल लें, या फिर अगर आप साथ में धुलेंगे थोड़े कपड़े, तो फिर पानी उसमें बच जाता है। हाँ, ये बात तो है कि थोड़े से कपड़े इकट्ठा हुए और धो दिया, तो भाई जितनी वॉशिंग मशीन की क्षमता है उतना पूरा हो जाए तभी लगाएं। और हो सके तो उसमें जो कहते हैं ना निचोड़ने वाला जो यंत्र है, उसके पहले उसको रोक दें तो अच्छा रहेगा। उसमें बहुत ज्यादा बिजली जाती है और पानी भी नष्ट होता है, तो उसके पहले अगर आप कर लेंगे तो अच्छा है। और बहुत सारे उसमें जो कहते हैं ना बटन होते हैं, जो उसका सिस्टम होता है, तो अक्सर आप हैवी पे लगा है तो उसी पे लगा दिया, भले ही आप बहुत कोमल कपड़ों को धो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि उसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, पर्दों आदि के लिए अलग होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं सारे कपड़ों के लिए, है ना, तो उसमें बहुत पानी नष्ट होता है, क्योंकि वो पर्दे धोने के लिए जितने पानी चाहिए उतने आपके सिल्क के कपड़ों धोने के लिए तो नहीं चाहिए, है ना जी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। हाँ, और जैसे गाड़ी वगैरह है उसको धुलने में बहुत सारा, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है बुआ जी, धुली हुई गाड़ी को भी धुल दिया जाता है। हाँ, तो फिर ये तो फिर गड़बड़ है। और गड़बड़ तो बहुत है इस चक्कर में। संगीता बेटा, हमारे पड़ोस में एक जन थे, उनका वही है कि जो आता था सेवक वो रोज धोता था बड़े मजे से, तो ये लोग भी खुश रहते थे कि चमक रही है गाड़ी, लेकिन खराब भी बहुत जल्दी हो गई, सब इंजन में भी पानी जाने लगा। तो फिर क्या किया जाए, तो बेहतर यही है कि उसको पोंछा जाए, जहां तक हो सके सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े से पोंछिए, धोने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। और इसमें भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्प्रे आता है। और इसी तरह से ना बुआ जी, जैसे ग्राउंड फ्लोर वाले घर होते हैं, जैसे बंगलोज वगैरह होते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि सुबह और शाम पानी की सप्लाई तो होती ही होती है, और अच्छी खासी होती है। तो मतलब कि रोज ही एक तरह से देखा जाए तो खूब धुलाई होती है, खूब धुलाई होती है, बहुत धुलाई होती है। तो धुलाई होनी चाहिए, लेकिन धुलाई जो होती है ना बुआ जी, वो कई बार बड़ी आसान भी पड़ती है। वह सीधा पानी उठाया और सीधा उसको बहा दिया, हाँ धो दिया, तो एकदम साफ हो जाएगा। उसमें ना झाड़ू लगाने की जरूरत है, ना फिर पोछा लगाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। ये तुमने झाड़ू वाली जब बात की, तो झाड़ू न लगाना पड़े इसके लिए और ज्यादा हम पानी बहाते हैं। यहाँ पर भी एक स्प्रिंकल जो आता है, जो जेट जैसा आता है, उसका अगर प्रयोग करेंगे और फोर्स से पानी जब जाएगा तो आपको झाड़ू भी नहीं लगाना पड़ेगा, और पानी भी जितना आप धोने में प्रयोग में आता है उतने में आपका दोनों काम हो जाएगा। तो कुछ यंत्र जो आते हैं, अब यहाँ पर फिर तकनीक वाली बात आ गई, जो तकनीक ने बनाया है तो उसका प्रयोग कीजिए। पानी एक सीमित संसाधन है, हमारे साथी लिखते हैं, और बढ़ती हुई वैश्विक आबादी के साथ स्वच्छ पानी की मांग भी बढ़ रही है। जल संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक तंत्र, कृषि, उद्योग और मानव कल्याण को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है। जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए बहुमूल्य है, इसका बचाव करने का प्रयास किया जाना चाहिए। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण तालाबों, नदियों और झरनों में पानी की लगातार कमी हो रही है। भूजल का स्तर गिर रहा है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकता है। जी, अच्छा लिखा इन्होंने। और बुआ जी, ये देखिए, एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि जल ही जीवन है। ये जुमला हमेशा सुनते हैं। गर्मी में पानी ज्यादा खर्च होता है। अगर गार्डन है, गाड़ियां हैं, तो कपड़े धोने के समय थोड़ा साफ पानी जिसमें साबुन ना हो काम आ सकता है। घर में पोछा भी लगा सकते हैं, गाड़ी पर पोछा लगाने से भी काम चल सकता है। लेकिन आजकल हर घर में मशीनों का काम होता है, तो पानी ज्यादा खर्च होता है। दाल चावल धोकर पानी पक्षियों के लिए रख दें, नल खुला न छोड़ें। हो सके तो शावर के बजाय बाल्टी, मग का उपयोग करें। शाम को न नहाएं। अगर जरूरी न हो तो पानी साफ करने वाले जो आरओ होते हैं, उनसे निकलने वाला जो पानी होता है, उसे बर्तन धोने में काम में आप ला सकते हैं। और बरसात का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। ये पानी पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद और खराब भी नहीं होता है सालों साल। तो ऐसा सुनने में भी आता था कि जो नहीं, वो घर में बहुत अच्छा होता है, वो तो फिर बिल्कुल डिस्टिल वाटर होता है। और एक बात और है कि इसके संग संग वाटर हार्वेस्टिंग भी की जा सकती है। वो तो बारिश का पानी जब हम इकट्ठा करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी जगह हमारी बात याद दिलाई है, इशारा किया है कि जो हमारे यहाँ फिल्टर लगा होता है
पानी साफ करके पीने वाला, उसमें जो पानी नष्ट होता है 90% कहते हैं, उसको कहीं आप एक और टंकी बनवा के उसका प्रयोग बर्तन आदि धोने में लाया जा सकता है। हमारे साथी लिख रहे हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, इस रंग का पता तब चलेगा जब पानी का तल नीचा चला जाएगा। जी नहीं, चला गया ही है। कई जगहों पर तो 500 फुट तक गहराई तक भी नहीं मिल रहा। ज्यादातर नदियां और तालाबों से हमारी जरूरियात पूरी हो रही हैं, कहीं कहीं बारिश भी अनियमित हो रही है, इसलिए पानी की एक एक बूंद की कीमत समझकर इस्तेमाल करने में ही समझदारी है। तो समझदारी इस समय शायद गीत सुनने में भी है क्या? न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। जरा इनको अलग कर दो, तरन्नुम फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। जादू चलो अच्छा हुआ मर कर जहां से छूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। तो भाई तुमने जो था वो हम लोगों ने पानी की बात की, तो ये जुल्फ वाले जो पानी की बात है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि पानी की बचत पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियोस ऐसे देखने में आते हैं कि पक्षी नल से जल पीने के बाद टोटी बंद कर रहा है। जब पक्षी या पशु जल की कीमत समझता है तो हम क्यों नहीं समझते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सही में ये देखा गया है। आदि को देखा है हमने, तो अच्छे से बंद कर देते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं। तो अब क्या कहें, ये तो आप समझ जाइए कि जो हमारे ये साथी कह रहे हैं उसमें क्या इशारा है, यानी कि हम कहाँ पर हैं। जी तो बिल्कुल। क्या हम उनसे भी कहा तो जाता है वैसे कि हम बड़े विवेकवान हैं, हम बहुत मतलब पुरुष इंसान जो है वो बहुत समझदार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं
पूरी जिंदगी की कला में जो है हम पीछे हैं। जी जी, कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो बुआ जी देखिए, ये जो नल की बात है, जो पानी की बात है, जो पानी की बचत की बात है, तो इसमें तो बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए भाई। तो जो नल वगैरह है उसको अभी से ही बिल्कुल ठीक ठाक करवा लें, और पानी के लिए अगर नल को खोलते हैं तो उसको ठीक से बंद करें, पीने वाले पानी को ढक कर रखें। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि अगर खुला रह जाता है तो फिर ये होता है कि जो पानी रखा गया है पीने वाला, तो वो ज्यादा है तो पूरा का पूरा ही पानी खराब हो जाएगा। और फिर ऐसे में जाहिर है कि थोड़ा सा भी खराब हुआ तो हमको उसको फेंकना ही पड़ता है। हालांकि उसको भी फेंकने के बजाय और भी चीजों में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इस बारे में आलस्य कर जाते हैं। होता है कि नहीं? बिल्कुल। और कई जगह पे तो पानी ऐसा भी है बुआ जी कि जो बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो राख से धोए जाते हैं। जी, हाँ, इतना कम होता है पानी। हाँ, क्योंकि वहाँ सूखे से पूछते हैं। जी जी, प्रकृति ही कुछ इस तरह की है कि पानी जो है वो बिल्कुल भी वहाँ इतना ज्यादा नहीं भेजा जा सकता है, या कह सकते हैं कि जो उसकी सुविधा है, रेगिस्तान वगैरह में भी रेत से ही साफ किया जाता था, राख से साफ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास पानी है, लेकिन उसका इफरात पानी है हमारे पास। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए इसको बचाना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जो है वो शायद पानी को लेकर ही होगा, है ना? तो कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं जो प्रचुर मात्रा में हमें मिल रही हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे पानी हो, चाहे जमीन हो, चाहे लकड़ियां हो। तो इन सब का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो हम संकल्प करें इस बात के लिए, और इस बारे में हम आलस्य ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब आलस्य आए, भाई आलस आया तो समझिए कुछ ना कुछ बीमारी घर कर रही है, क्योंकि ये कहा गया है कि आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। तात्पर्य आलस्य निश्चित रूप से ही शरीर स्थित शरीर का ही बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए आलस से आते ही सचेत हो जाएं, उसे भगाने के भरपूर उपाय करें, सुरीली धड़कन के साथ रहें, कुछ योगासन व्यायाम करें, और यदि फिर भी न माने तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य ही करें, नहीं तो गंभीर स्थिति भी आ सकती है। इस दृष्टिकोण से आलस्य के प्रति सचेत रहना ही श्रेयस्कर है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बुआ जी कहीं सचेत रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आलस कर जाते हैं। आ रहा है आलस मुझे तो अभी नहीं, क्या किया जाए? वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं, तुम बता ही नहीं रही हो। हमारे साथी ने तो देखो लिख दिया कि जब आलस्य आए 3 2 1 बोलकर तुरंत खड़े हो जाओ और काम पर लग जाओ। यही करते हैं, हमें आलस्य आता है। हमें तो संयुक्त परिवार में है, आलस्य नहीं कर सकते। कोई भी आता है हमेशा तैयार। और समय भी तो होता है ना बुआ जी। तो हमने भी तो 3 2 1 इसीलिए कर लिया। अब देखिए खेत पे जाना है तो फिर आलस कर जाएंगे, धूप निकल आएगी तो फिर क्या होगा? तो खेत के काम कैसे होंगे? तो काम के महत्व को समझे। जी, वो तो जरूरी है, तो समझना चाहिए। और एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो बेहद आलस होता है। इसका एक घरेलू उपाय है कि आप थोड़ी सी कोई मीठी चीज, अगर आपके पास मिश्री का टुकड़ा, गुड़ की डली या शहद पानी में मतलब पी लें, और फिर देखिए कि आलस छूमंतर हो जाएगा। लेकिन भैया आलस एक ऐसा सुख है जो सुख से दुख का पता पूछता है। जब आलस्य का आदत इंसान को जकड़ लेता है तो सबसे पहले समझाने वाले आदमी को अपना दुश्मन समझ लेता है। अगर आपको आलस्य की बीमारी है तो आप ना तो समाज में, परिवार में, ऑफिस में और ना ही रिश्तेदारों में एडजस्ट कर सकते हैं। आलस्य की बुरी ताकत का अंदाजा तब पता चलता है जब आप इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात तो है कि जब छोड़ने की कोशिश करो तो बहुत और तेजी से जकड़ता जाता है। तो वाकई बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इसके लिए ये है कि कुछ प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका सेवन किया जाए। जो हमारे साथी ने कहा कि मीठा लें, ग्लूकोज की कमी से होता है। उसके संग संग कुछ ऐसी आदतें डालें जिसमें आपको रुचि आए, मजा आए। जैसे बागवानी करना है, घर से चले जाएं, दूध लेने चले जाएं, ब्रेड आदि लेने चले जाएं, कोई सामान ऐसा रोज बांध लें कि हमें ये खरीदना ही है, जाकर फूल खरीदने हैं, है ना? तो गजरा लगाने का शौक है तो सुबह चली जाइए, गजरा खरीद लाइए, है ना? मन खुश हो जाएगा। हाँ, हल्के फुल्के जैसे अगर काम सामने दिख रहे हैं भाई, तो उसको भी अगर हम करते चलेंगे तो धीरे धीरे नहीं दिखाई देता है। संगीता बेटी, ये तुम गलत फहमी में हो कि मतलब शौक ही करें कम। अरे आलस से जब आता है तो सामने का रखा काम नहीं दिखाई देता, लगता है हो ये तो कुछ है ही नहीं है। अरे उठेंगे तब कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। हाँ जी जी, जी।
जो गीत होते हैं ना बुआ जी, वो भी तो कुछ इस तरह के होते हैं। अरे बिल्कुल, एकदम ऐसे जो ऊर्जा भर देते हैं। तो फिर तो आप अगर बैठे भी हैं तो हाथ पैर आपके थिरकने लगते हैं। और कहीं नृत्य वाला, जैसे अभी ये धुन बजी या कोई नृत्य वाला गीत हो, तब तो वाकई आलस से भाग जाता है। लेकिन मन तो ये करता है ना कि नृत्य किया जाए, ना कि जो काम पड़ा है वो किया जाए। कभी कभी बहुत जोरदार भी हो जाता है बुआ जी। हाँ, तो आलस जो है वो अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दे। अच्छा, एक चीज और है ना बुआ जी कि कुछ विचार ऐसे होते हैं ना जिनको हम अनवरत करते ही रहते हैं। तो जो विचार होते हैं उन्हें सकारात्मकता देने की बहुत जरूरत है। और जैसे कुछ भी अगर बात है ऐसी जिसको कि हम अक्सर सोचते हैं कि भाई टाल दें, या कुछ ऐसी बातें हो गई जिसको सोच कर मन बोझिल सा होता जाता है ना, तो उसके बदले कुछ और काम करें, या फिर एक तरह का उससे भी एक तरह का आलस ही आता है। हाँ, मतलब अगर आपका मन ऊब रहा है एक तरह से कहें, तो उसमें थोड़ा सा तब्दीली लाई जा सकती है, ताकि आप एक बार फिर से मन में जोश आ जाए। कहीं ना कहीं मन बुझने सा लगता है और तभी आलस से भी पकड़ लेता है। वो भी इंतजार करता है कि आपके बेमन का थोड़ा सा हो तो बस हम भी घर कर जाएं। तो ऐसे में आप भी चौकन्ने रहिए और कोशिश करिए कि जिसमें आपको मजा आता है, और जो काम थोड़ा सा हल्का फुल्का है, या कभी कभी क्या होता है कोई भारी काम होता है उसको देख कर आलस से आता है, तो कोई ऐसा हल्का काम कर लीजिए तो आपको भी एक मन में एक सकारात्मक बात आएगी, अरे ये काम तो हमने कर लिया, लो ये भी कर लेते हैं, है ना। हाँ। तो एक राह जैसे लगता है कि रास्ते का एक छोटा सा रोड़ा आपने हटाया, बाधा कोई हटाई, तो आपको लगता है बड़ी भी हम हटा लेंगे, है ना। या फिर जो बहुत ज्यादा लगता है कि भाई इस काम में समय ज्यादा लगेगा, या ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी कर लें। तो फिर हल्के वाले काम जो होते हैं उनके लिए बड़ा मन लगता है और फिर समय से वो हो भी जाता है। तो इस तरह से काम को कर सकते हैं। अच्छा, जो कभी नहीं होता बुआ जी कि बैठे हैं कहीं ऑफिस वगैरह में या कहीं कुछ, तो थोड़ी सी उठ करके स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली जाए, तो उससे भी थोड़ा जो दिन भर का जो काम होता है उससे जो एक थकान सी थोड़े समय के लिए जो घर कर जाती है, उससे थोड़ा सा आराम आता है। और या फिर उसी जगह पर खड़े होकर थोड़ा सा टहल लें, थोड़ा सा कुछ कहते हैं किसी से थोड़ा बातचीत कर लें, या फिर थोड़ी सी कुछ अच्छे से घर में अगर हैं तो बहुत ज्यादा आलस आ रहा है तो फोन पे भी थोड़ा बात कर सकते हैं। नहीं बुआ, फोन पे बात कर लें। हाँ, कुछ फिर तो पूरा दिन निकल जाएगा। थोड़ी बात कर ले, मन फ्रेश हो जाएगा ना। कहने का मतलब अच्छा लगेगा। देखो, अभी हमारे साथी लिख रहे हैं, आलस से आए कैसे। 1 बजे से कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम होता है तो उसके विषय पर लिखना है। 2 से 2:30 बजे तक सखी सहेली के विषयों पर लिखना है। 3 बजे से कार्यक्रम सुनना है। बस यही समय होता है जब आलस से और इसकी बहन सुस्ती आदमी को अपनी ओर खींचने का भरसक प्रयत्न करते हैं। विविध भारती के रसिया इससे अप्रभावित रहते हैं। चूंकि हम पुरुष इन दोनों कार्यक्रम में मग्न रहते हैं तो श्रीमती जी भी हमें ताने उलाहने देकर अपना आलस से दूर भगाती हैं। क्या बात है। तो भाई पूरा परिवार में यानी कि सब पत्नी आप लोग लगे हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहनें भी इसमें लगी रहती हैं। हाँ, तो बुआ जी चलिए हम भी भगा देते हैं फिर थोड़ा सा आलस। मतलब क्या करोगी? देखिए। अच्छा, गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, अरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होंठ सूखे सूखे, ये बाल रुखे रुखे, बोलो छाई उदासी क्यों यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती।
दो ना। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना। दीप एक राह पर जला दो ना। अरे हवा सीधी सीधी, सांझ पीरी पीरी, देखो समा सुहाना कैसा यारो। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। अरे हस्ती का नाम तंदरोती। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। अरे हस्ती का नाम तंदरोती। यारो नीलाम करो सुस्ती। आँख ना चुराओ, ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, न जाओ। आँख ना चुराओ, ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, न जाओ। आँख ना चुराओ, आँख ना चुराओ, रूठ कर न जाओ। अरे फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों में। आँख ना चुराओ, रूठ कर न जाओ, फूल जल उठेंगे इन बहारों में, धुआं सा उड़ेगा सब नजारों में। तीर मार गोरी, अरे हाँ चोरी चोरी, मेरा दिल निशाना बना यारो। भाई देखो ऐसा है कि कैसे भगाया जाए। ये बसंती हवा शरीर में आलस्य पैदा करती है, ऐसा लोग कहते हैं। ये बौराई हवा शरीर को बौरा देती है। तो ये हमारे साथी ने लिख के भेजा, ऐसा मत सोचना हम कह रहे हैं। तो फिर मतलब मौसम और हवा को कह रहे हैं? नहीं, होता है असर तो आता है थोड़ा बहुत। अब जैसे कि आजकल है थोड़ा बहुत, अगर मतलब ऐसी होती है ना दोपहरी कि गुनगुनी धूप है हल्की हल्की सी, तो लगता है लाओ सो जाओ तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा लगता है। बहुत गर्मी हो तो भी नींद नहीं आती, बहुत ठंड हो तो भी नहीं आती है। मतलब वो समझ ही में नहीं आता क्या मौसम चल रहा है। तो फिर ये लगता है बस सो जाओ थोड़ी देर और। जब आलस से आता है तो समझो बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है। इससे अच्छा तो कोई मौसम ही नहीं हो सकता। लेकिन भाई हमारे साथी ने अभी जैसे गाने में बताया ना, तो नीलाम कर दिया जाए, क्योंकि प्रगति के लिए बहुत जरूरी है कि काम किया जाए, है ना। बुआ जी, और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर आलस इंसान में है तो उस व्यक्ति की प्रगति में दूसरे लोग कम बाधक होते हैं, खुद अपनी प्रगति में ज्यादा बाधक होते हैं। यही बात सामने आती है कि अपनी सुविधा और आज का काम कल पर टालने की वजह से उन्हें असफलता मिलती है। हम कुछ नया करना चाह रहे हैं और आजकल लगाए हुए हैं, तो वो नया कार्य कोई और कर जाएगा, ऐसे में सिर्फ निराशा ही हाथ आती है। यानी आज और कल करेंगे वाली बात है कि आज करेंगे कल करेंगे ऐसा लगा रहता है। आलस से बड़ी समस्या है काम में मन ना लगे, तो आलस्य स्वाभाविक है। खास तौर पर दोपहर के खाने के बाद आलस्य आ जाता है। आलस भगाने के लिए चाय का उपयोग हम करते हैं या फिर थोड़ा टहल लेते हैं। तो थोड़ा टहलना बहुत अच्छी बात है, और चाय की जिसकी आदत है तो वह ठीक है, तो पी लीजिए, कोई बात नहीं। अधिक सर्दी है तो कभी तेज गर्मी का दौर चलने लगता है, तो इस बदलते मौसम का असर शरीर पर भी दिखने लगता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि खुद को अधिक तेजी और थका हुआ फील करते हैं, लेजी और थका हुआ फील करते हैं। किसी काम पर फोकस करने में दिक्कत होने लगती है और चीजों को समझने में, डिसीजन लेने में भी दिक्कत होने लगती है। और आयुर्वेद के अनुसार लिखे हैं कि बदलते मौसम में शरीर में कफ बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ कफ शरीर में भारीपन बढ़ाता है और इससे आलस की समस्या होने लगती है। जब आलस और हैवीनेस की समस्या एक साथ होती है तो इससे आपका फोकस प्रभावित होता है और मन लगाकर किसी भी काम को करने में समस्या होने लगती है। यही तो हम कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये मौसम का भी थोड़ा सा प्रभाव तो है। अब मौसम को महत्व दीजिए, ऐसा आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो देखो जोश उत्साह जो है वो आपके बहुत गर्मी में नहीं रह पाता है, कहीं ना कहीं गर्मी का प्रभाव होता है। हमारी जो ऊर्जा है वो क्षय हो जाती है, या कहीं ना कहीं हम थकते जल्दी हैं। इसीलिए कहते हैं ये जो मौसम अभी गया है और अभी तक जो है इसमें व्यायाम आदि किया जा सकता है।
फिर आलस आ जाएगा। खैर, लेकिन इसके महत्व को समझे, अपने काम के महत्व को समझे, और आलस से जो है वो हम करते हैं। मौसम थोड़ा सा अपना असर डालता है, लेकिन आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके पीछे जो है वो मौसम भी हार जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जैसे कि है जो आजकल पैक्ड फूड है, ये सब ना खाएं, पौष्टिक चीजें खाएं। तो हमारे साथियों ने भी जैसे लिखा है ना, शरीर में कहीं स्वास्थ्य की कमी होती है इसलिए भी ऐसा होता है। तो भाई जाहिर है कि स्वास्थ्य तो हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में है। तो खाना पीना सब हमारे हाथ में है। इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है कि महंगी चीजें खाएं, लेकिन मौसम के फल आदि खाते रहें और मस्त रहिए। और जो अपनी दिनचर्या है ना बुआ जी, उसको भी ठीक ठाक रखने की कोशिश करें कि जैसे एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब कुछ इस तरह से हो जाता है कि खान पान में भी जो है वो इधर उधर सा होने लगता है, तो उस पर भी ध्यान, कुछ एक जो कभी डाइट वगैरह भी है उससे भी फर्क पड़ता है। तो उसको आप बैलेंस्ड रखें। और इसके संग एक बात हो, जैसे तुमने कहा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो आप कभी ध्यान दीजिए कि कभी आजकल आप क्या खा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई खास दाल की मात्रा आपने बढ़ा ली या कोई तेल आपने बदला, उसका भी असर हमारे शरीर और मन मिजाज पे पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और पानी जो है उसे तो खूब पिए, क्योंकि कहते हैं कि भाई अगर अभी कह रही थी कम करें, फिर अच्छा पीने के लिए ज्यादा, पीने के लिए, बाकी जगह कम इस्तेमाल करें। जी, क्योंकि जो पाचन तंत्र होता है ना बुआ जी, वो फिर अगर गड़बड़ाता है तो फिर तो वैसे ही सब व्यवस्था चाहे आ जाती है। हाँ, तो उसको भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तो पानी ज्यादा पिएं, और चूंकि अब गर्मियां शुरू हो रही हैं तो वैसे भी प्यास तो अब धीरे धीरे जो है वो लगती है, तो पानी ज्यादा पिएं और व्यायाम करें। अच्छा, एक चीज और है बुआ जी, क्या कि उदासी भी कई बार आलस्य का कारण बनती है। बहुत ज्यादा मन अगर उदास है तो वैसे ही कुछ करने का मन नहीं करता है, तो उसको हम आलस्य का नाम दे देते हैं। या कह लीजिए उदासी, हमें लगता है ये भी दोनों भाई बहन कुछ हैं, ऐसा कुछ है तो रिश्तेदार, हो सकता है चाचा बुआ के बच्चे हों, लेकिन है तो रिश्तेदारी ना, है ना? ऐसे उदासी है तो बैठे हुए हैं, तो अपने तैयार होने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसे में कभी कभी अगर आपको आलस से आ रहा है तो खुद तैयार हो जाइए अच्छे से, सज संवर लीजिए। हमें लगता है कहीं ना कहीं आप खुश हो जाएंगे, तो खुद से मोटिवेट हो जाइए, कह सकते हैं, अपने आप को प्रेरित करिए कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमको। खुद सोचिए कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा तो लग रहा है, ये मौसम कितना अच्छा है, ये दीवार कितनी अच्छी है ना? कुछ अच्छे से फूल देख लीजिए, या जो भी आसपास है उसे देखकर आप खुश होइए, कितना सुंदर रंग है। तो खुद भी आलस भाग जाएगा अपने में से भी, और जो सामने वाले लोग हैं। और एक बात और है, आसपास तो आजकल बड़े वो वीडियोस बहुत आ रहे हैं जो आपको बहुत प्रेरित करते हैं। हाँ, लेकिन उठ जाइए, जागते रहिए, उस टाइप के भी आप सुन सकते हैं। हाँ, तो वो लेकिन वो तो अलार्म से भी तो नहीं उठते हैं, तो वीडियो से क्या समझेंगे? नहीं, वीडियो देख लीजिए। लेकिन उस पर अमल नहीं करते ना। अच्छा, कुछ आता रहता है तो फिर अब देखिए क्या होता है कि उसको बिल्कुल अलार्म लगा दिया कि हाँ ठीक है 5 बजे जो है बिल्कुल उठ करके वॉक करने जाना है, तो फिर पूरा दिन एकदम तरोताजा रहेंगे। लेकिन होता उल्टा है, ना 5 बजता है, ना अलार्म बजता है, ना कुछ होता है। हाँ, नहीं, वो रात में फिर मोबाइल चलता रहता है ना, फिर वो सुबह अलार्म जो है वो कब का बज के चला जाता है, बार बार बजता रहता है, पूरे घर के लोग उठ जाते हैं, लेकिन जिसको उठना होता है वो नहीं उठता है। तो फिर वो डांट भी पड़ती है ना कि जब उठना हो तभी अलार्म लगाओ। तो डांटना पड़ेगा ना, पूरा घर उठ जाता है। अलार्म भी बहुत डांटता है, अलार्म बहुत गुस्सा होता है। तो अलार्म गुस्सा ना हो इसके लिए हम गीत सुनेंगे। भाई कहेगा कि नहीं हमें गीत सुनाइए।
नहीं तो अब व्यंजन की बात, तरसा है, हाँ बताओ? नहीं, अब बात कर लेते हैं व्यंजन। काहे तरसा है जियरा? तो व्यंजन की बात कर ही ले, बिल्कुल भी नहीं तरसना है बिल्कुल बुआ जी। तरसाना हो ही जाता है जब आप ये कहें कि कुछ बनेगा बढ़िया सा और बन ना रहा हो, तो जियरा तो तरसने लगता है ना बिटिया। हाँ हाँ बिल्कुल बुआ जी। देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा है मेथी पराठा आलू वाली। हाँ बहुत अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया, नहीं तो हम तो ऐसी चीज बना रहे हैं जो आज बनेगी और आप एक हफ्ते बाद खाएंगे। हम तो वही बताएंगे आज। हाँ हाँ जी। तो इन्होंने लिखा है कि गेहूं के आटे में थोड़ा बेसन, कटे हुए मेथी के पत्ते और कुटी हुई लहसुन, मिर्च, मेथी नमक। साग की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ 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 मेथी साग, जी जी। तो नमक, अजवाइन, मंगरेल और इसको नमक दही के साथ मुलायम गूंथ लें, यानी नमक जो है वो अंदाज से डालकर उसे मुलायम गूंथ लें। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसे थोड़े से तेल डालकर पानी से गूंद लें। उबले आलू में थोड़ा नमक, अमचूर, कुटी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया के पत्ते मिलाकर आप इसकी जो फिलिंग है उसको तैयार कर लें। और मेथी वाले आटे की जो लोइयां हैं उनमें आलू को भरकर छोटे छोटे पराठे बना लें। आप इसे कचौड़ियों की तरह भी बना सकते हैं। किसी भी तरह की मीठी खट्टी चटनी दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। जो मेथी नहीं खाते वो भी इसे चाव से खाएंगे। आलू के मसाले भी आप बारीक प्याज में काट के मिला सकते हैं, और नहीं खाते हैं तो लहसुन और प्याज को हटा दें, यानी स्किप कर सकते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत मजेदार होता है। वैसे केवल मेथी का जो पराठा होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। मेथी का साग ऐसे ही छांट लीजिए, उसको बारीक बारीक काट लीजिए, हल्का सा इसमें भाप लगा दीजिए और उसके बाद गेहूं के आटे में, या नहीं तो आप ज्वार, बाजरा, रागी इन सब के आटों में भी 50-50% मतलब आधा आधा दोनों मिलाकर आटा, इसमें ये मेथी का थोड़ा सा बेसन का आटा भी मिलाइए। हम तो यही करते हैं। समझ गई? ऐसे हक्का बक्का देख रही हो तो गेहूं का आटा, ज्वार, बाजरा, रागी का आटा जो भी आपके पास है वो, और बेसन जरूर इसमें मिलाइए। मेथी के संग बेसन बहुत अच्छा लगता है। फिर इसमें हींग डाल दें, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, उसके संग संग सफेद तिल आप डाल दें, और वही मैं कहने वाली थी। बस चेहरे से हमें पता चल गया हमने डाल दिया। फिर उसके बाद इसको अच्छे से सान लीजिए। चाहिए तो थोड़ा तेल डाल दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। और उसके बाद अच्छे से अगर आपको पूड़ी इसकी तलनी है तो जाहिर है कड़ा बनाइए, सान लीजिए। और नहीं तो आप उसका पतला पतला जैसे ठेपला बनता है, ठेपला जो बनता है वो भी वैसा बना सकती है। ठेपला वो होता है सिर्फ रोटी की तरह बेल के और उसको आप सेक लीजिए। हालांकि ठेपले में जो है मेथी का जो है साग उबाला नहीं जाता, कच्चा रखते हैं। लेकिन अभी हम भाप डाल के बनाने लगे तो अच्छा लगने लगा। और आप वैसे भी कर सकते, नहीं तो परत वाला जो आटा, अरे पराठा बेला जाता है ना, पूरा गोल बेल के फिर उसको आधा परत लगा के घी लगा के वो करते हैं, फिर एक परत और उसको मोड़ते हैं, तिकोना बना के फिर बेलते हैं। वैसे भी आप बना सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, लेकिन मेथी का ऐसा पराठा बनाइए, खाइए, खिलाइए। और गीत सुने, यही हम कहने वाले, गीत सुनाइए। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को। ओ जाने जा, तू ही मेरे प्यार का जहान है।
करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को, ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। जरूर है माना तेरा आंचल हाथों से अभी दूर है, बाहों में उठा लूं ये अरमा जरूर है। मानो ना मानो दीवाना बेकसूर है। रुका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को, ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को, ओ जाने जा तू ही मेरे प्यार का जहान है। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को, क्या करूं मैं अपनी निगाहों की पसंद को, हो जाने जा तू ही मेरे प्यार। तो क्या किया जाए, क्या करूं अपनी पसंद को, जिसका कि आलू का पापड़, आलू के चिप्स खाने का मन हो, बनाना शुरू कर दे। और वैसे भी बाजार में आजकल ना एकदम सुडौल एक बड़े बड़े आलू एक रंग आ रहे हैं, अच्छी जगह आप देखें अगर मंडी में तो ऐसे समझ में आ जाता है कि बुला रहे हैं कि आप हमें खरीदिए, आइए और हमें बनाइए, चिप्स बनाइए। हाँ, तो जल्दी से बना लेते हैं बुआ जी। कैसे? नहीं तो समय हो जाएगा। कैसे बताओ ना फटाफट। आलू अच्छा, हाँ, समय नहीं बचा। उबाल लीजिए। हाँ जी। नहीं, आलू उबालना नहीं है भाई। नहीं मतलब उबाल तो चिप्स ही बन सकती है, यानी छील लीजिए उसको। चाहे तो आप बहुत ज्यादा बनाना तो एक दिन पहले आप उसको धो काट के रख लीजिए अंदर से, मतलब धो के छील के रख लीजिए। और रात में भी आप चिप्स काट सकते हैं और सुबह इसको गरम गरम पानी उबालिए, पानी को, और उबलते हुए पानी में डालिए, नमक डाल दीजिए और बस 2 मिनट के बाद निकाल दीजिए और छान के फैला दीजिए बस। अगर साफ करने के लिए आप फिटकरी भी इसमें डाल सकते हैं तो सफेद बनती है, नहीं तो वैसे हल्की पीली भी अच्छी लगती है। नमक मन जी, नमक मन हो तो डालें और नहीं, हाँ, डालें और सेंधा नमक डालिए तो व्रत में भी खा सकते हैं। व्रत की पूरी तैयारी होनी चाहिए फिलहाल। हाँ। और वैसे भी बुआ जी अगर जल्दी इंस्टेंट बनाना है तो जो बड़े वाले आलू होते हैं उनको खटाखट घिस करके और तुरंत अगर तल लिया जाए, लेकिन वो बहुत पतले घिसे जाते हैं, तब वो चिप्स बड़ा अच्छा कुरकुरा बनता है। लेकिन उससे पहले इसमें एक बात और ख्याल रखना है कि उसको बहुत अच्छे से आप धो लीजिए बार-बार, मतलब घिसने के बाद, यानी जितना स्टार्च उसमें है कार्बोहाइड्रेट निकल जाए तब कुरकुरी बनती है, नहीं तो मुलायम रह जाती है। बहुत सारी और भी टिप्स हैं, हम बताएंगे अगली बार जरूर। सभी को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।